जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल पावर स्टोरी में। आज हम लेकर आए हैं बुद्धिमान चोर की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। शहर के सबसे अमीर इलाकों में एक डर का साया मंडरा रहा था। वो डर था पिल्ला नाम के उस चोर का, जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं था, लेकिन उसका नाम सुनकर ही बड़े बड़े धन्ना सेठों की नींद उड़ जाती थी। पिल्ला कोई आम चोर नहीं था। वो एक खेल खेलता था और शिकार उसके मोहरे बन जाते थे। उसके चोरी करने का तरीका ऐसा था कि लोग हैरान रह जाते थे। तिजोरियां बंद, दरवाजे सलामत, नौकर जागते हुए, फिर भी लाखों के हीरे, नगद और दस्तावेज हवा हो जाते थे। शहर में उसकी पहली दस्तक तब हुई जब एक बहुत बड़े व्यापारी मोतीलाल की हवेली में सुबह उठते ही हाहाकार मच गया। मोतीलाल की तिजोरी से न केवल 2 करोड़ रुपए गायब थे, बल्कि उसके पास जो ब्लैक डायरियां थीं, जिनमें बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के नाम दर्ज थे, वो भी साफ थीं। दरवाजा अंदर से बंद था। नौकरों ने कुछ नहीं देखा। कैमरे चालू थे, पर उस रात अचानक से पूरे सिस्टम का रिकॉर्ड हिस्सा डिलीट हो गया। सिर्फ एक चीज मिली, एक प्लेइंग कार्ड। उस पर एक बिल्ली के पंजे का निशान बना था और नीचे लिखा था, बिल्ला आया था, अगली बार तुम्हारे जमीर की तिजोरी खोलेगा। पूरे शहर में हंगामा मच गया। पुलिस कमिश्नर ने विशेष जांच दल बना दिया। अफवाहें उड़ने लगीं। कोई कहता ये चोर इंसान नहीं भूत है, कोई कहता ये कोई अंदर का ही आदमी है। लेकिन हकीकत में कोई नहीं जानता था कि बिल्ला कौन है, कहां से आया है और अगला निशाना कौन होगा। असल में बिल्ला एक आदमी नहीं, एक सोच थी। वो हर बार न सिर्फ चोरी करता, बल्कि उस चोरी के साथ किसी न किसी का पर्दा भी फाश करता। जैसे मोतीलाल की चोरी के बाद ये सामने आया कि उसके पास अनगिनत काले धन के स्रोत थे। कोई केस बना नहीं, लेकिन पूरा शहर समझ गया कि असली नुकसान रुपयों का नहीं, राज का हुआ है। बिल्ला का अगला निशाना बना शिवचरण बंसल, एक नामी बिल्डर, जिसकी बिल्डिंग गिरने से 14 मजदूर मारे गए थे, लेकिन केस रफा दफा हो गया था। बिल्ला रात के ठीक 2:15 पर पहुंचा। वो न कोई हथियार लाया, न कोई नकाब पहना, बस एक साधारण डिलीवरी बॉय की वेशभूषा में आया। गार्ड को पिज्जा थमाया और घुस गया। अंदर जाकर उसने वो सभी फाइलें, नक्शे और जमीन घोटालों के सबूत गायब कर दिए। सुबह जब बंसल की नींद खुली, तो पूरे बेडरूम में वो सारे मजदूरों की पुरानी तस्वीरें चिपकी थीं और बीच में लिखा था, इमारतें फिर से बन सकती हैं, पर इंसान नहीं। अब यह साबित हो चुका था कि बिल्ला कोई सिर्फ चोर नहीं, बल्कि इंसाफ की एक अजीब सी परछाई है। वो वहां जाता था जहां कानून ने आंखें मूंद ली थीं, लेकिन पुलिस हार मानने वाली नहीं थी। एक विशेष अधिकारी बुलाया गया, विक्रम राठौड़, जो कभी आर्मी में था, अब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का हिस्सा था। वो एकदम शांत लेकिन घातक दिमाग वाला अफसर था। उसे एक ही बात समझ आई, बिल्ला आम नहीं है, उसका हर काम एक संदेश है। उसे पकड़ना है तो उसके अगले संदेश को समझना होगा। इधर बिल्ला ने अगली चाल चाल दी। उसने पूरे शहर में एक पर्ची भिजवाई। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब बारी है उस आदमी की जो दूसरों की जिंदगी से खेलता है, पर खुद छुपा बैठा है। पुलिस परेशान थी, व्यापारी डरे हुए और विक्रम उत्साहित। उसने उस पर्ची का हर अक्षर, हर फॉन्ट, हर इंक का विश्लेषण करवाया और अंत में यह पता चला कि कागज पर जो स्याही थी, वो एक पुराने प्रिंटिंग प्रेस की थी, जो अब बंद हो चुका था। विक्रम उसी रात वहां पहुंचा जहां वो प्रिंटिंग प्रेस था। अंदर सब कुछ धूल से भरा था, पर दीवार पर एक और पर्चा चिपका था, तू मेरे पीछे है, पर मैं तुम्हारे सिस्टम के आगे हूं। नीचे फिर वही बिल्ली के पंजे का निशान। विक्रम अब समझ गया था कि बिल्ला उसे चुनौती दे रहा है। वो सिर्फ चोरी नहीं कर रहा था, वो सिस्टम को आईना दिखा रहा था। बिल्ला की अगली चोरी ऐसी थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक केंद्रीय मंत्री की तिजोरी से सारे दस्तावेज, विदेशी खातों की जानकारी और हवाला लेन देन की लिस्ट गायब हो गई। उस मंत्री के बंगले में सिर्फ एक पुरानी फोटो मिली,
जिसमें वो किसी गांव की झोपड़ी के सामने बैठा था और उस झोपड़ी के बाहर एक बच्चा भूख से बेहोश पड़ा था। नीचे लिखा था, जिसने एक देश भूखा रखा उसकी तिजोरी अब खाली है। इस बार मीडिया बिल्ला को हीरो कहने लगी। लोग अब उसके समर्थन में पोस्टर बनाने लगे। ट्विटर और सोशल मीडिया पर बॉली बिल्ला फॉर जस्टिस ट्रेंड करने लगा। लेकिन अब बिल्ला एक भूल कर बैठा। उसकी अगली चोरी में एक मासूम व्यक्ति फंस गया, एक पुराना चौकीदार, जिसे सीवीसी फुटेज में देखा गया। असल में वो तो वहां सिर्फ झाड़ू लगाने गया था, लेकिन शक उस पर आ गया। विक्रम को शक था कि ये फंसाया गया है। उसने उस चौकीदार से बात की और उसकी बातें सुनकर चौंक गया। चौकीदार ने बताया कि कुछ दिन पहले एक अजीब सा आदमी उससे मिला था, जो रोज पनवाड़ी की दुकान से नीला पान लेता था। बस यही सुराग था। विक्रम अब पनवाड़ी की दुकान पर गया और वहां से उस आदमी की फुटेज निकाली। चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन एक चीज साफ थी। उस आदमी ने अपने बाएं हाथ की कलाई पर एक टैटू बनवाया था, एक पंख वाला मास्क। विक्रम अब बहुत करीब था। वो जानता था कि बिल्ला किसी ऐसे इंसान का नाम है जो सिस्टम से अंदर तक वाकिफ है। शायद कोई पुराना पत्रकार या साइबर एक्सपर्ट, या फिर कोई पुलिस वाला ही। वो शहर के हर उस व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करने लगा जिसकी कलाई पर टैटू था। और तब उसे मिला रणबीर सहाय, एक बार का पत्रकार जिसने 8 साल पहले एक घोटाले की रिपोर्टिंग की थी, लेकिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उसमें मंत्री का नाम आया था। उसके बाद रणबीर लापता हो गया था। विक्रम ने उसकी पूरी फाइल खंगाली और अब एक आखिरी प्लान बनाया, उसे फंसाने का जाल। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। विक्रम के घर एक पैकेट आया। उसमें एक खत और एक फोटो थी। फोटो में विक्रम का बड़ा भाई था, जो अब इस दुनिया में नहीं था। और खत में लिखा था, विक्रम, जब तू 14 साल का था, तेरे भाई को फंसाकर जेल भेजा गया था। वो निर्दोष था और मैं तब वहीं से पैदा हुआ था, तुझे सच दिखाने। बिल्ला, सिर्फ मैं नहीं हूं, बिल्ला तू भी बन सकता है जब तेरा जमीर जागे। विक्रम चुप हो गया। उसकी आंखों में पहली बार वो सच्चाई दिखी जो कानून की किताबों से बड़ी थी। अब वो दो राहे पर था, सिस्टम का सच्चा अधिकारी या इंसाफ का एक और नया बिल्ला। शहर में बिल्ला का डर अब सनक बन चुका था। हर बड़ा आदमी अपने घर की सुरक्षा में लाखों फूंक रहा था, लेकिन डर अब भी तिजोरी की लोहे की दीवारों को चीरकर दिलों तक पहुंच गया था। पुलिस ने रात भर के गश्त, ड्रोन सर्विलांस और मोबाइल ट्रेसिंग का पूरा जाल बिछा दिया था, पर बिल्ला हर बार उस जाल के ऊपर से उड़कर निकलता रहा। उधर विक्रम राठौड़ ने बिल्ला को पकड़ने का एक नया तरीका चुना, मानव जाल। उसने शहर के हर हिस्से में अपने खुफिया एजेंट लगाए, ऐसे आम नागरिकों की तरह जो कुछ भी रिकॉर्ड कर सकते थे। पान वाले, चाय वाले, मंदिर के पुजारी, बस कंडक्टर तक, सबको एक गुप्त पहचान दी गई। और सबसे बड़ी बात, पुलिस अब खुद जनता से मदद मांगने लगी, जैसे बिल्ला के खिलाफ कोई जन आंदोलन शुरू हो गया हो। लेकिन बिल्ला कोई साधारण इंसान नहीं था। वो खुद जानता था कि विक्रम उसके नजदीक पहुंच चुका है और अब वक्त था एक और बड़ी चाल चलने का। एक रात शहर के सबसे प्रसिद्ध चैनल न्यूज 9 एक्सक्लूसिव पर लाइव एक इंटरव्यू आया। इंटरव्यू में एक नकाबपोश आदमी बैठा था, जिसकी आवाज भारी, धीमी और एकदम अलग थी। उसने दावा किया, मैं ही हूं बिल्ला, पर मैं चोर नहीं, मैं न्याय का दूत हूं। अगर पुलिस में हिम्मत है तो मुझे ढूंढ ले। और विक्रम, तुझे सलाम, तू सही रास्ते पर है, मगर ध्यान रख, हर सच हर नकाब में नहीं दिखता। पूरा शहर स्तब्ध था। अगले ही दिन अखबारों में बिल्ला की उस तस्वीर की छपी क्लिप्स वायरल हो गईं। पुलिस उस फुटेज की आवाज, चेहरा और बैकग्राउंड का विश्लेषण करती रही, लेकिन जो भी परिणाम निकले, सब फर्जी निकले। बिल्ला ने लाइव इंटरव्यू के लिए एक डिजिटल एनामॉर्फिक फिल्टर का इस्तेमाल किया था, जिससे चेहरा और आवाज पूरी तरह से नकली बनी हुई थी। विक्रम अब परेशान नहीं, बल्कि हैरान था। वो जान गया कि ये कोई साइबर मास्टरमाइंड है जो तकनीक को हथियार बनाकर सिस्टम को चीर रहा है। पर अब उसका अगला दांव कुछ बड़ा होना तय था। उसी हफ्ते शहर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शिखर सम्मेलन होना था, जहां देश विदेश से निवेशक
उद्योगपति और नेता आने वाले थे। सुरक्षा व्यवस्था टाइट थी, लेकिन उसी रात उस आयोजन की वेबसाइट हैक हो गई। हैक के बाद स्क्रीन पर सिर्फ एक चीज आई, सभी नकाब उतार दिए जाएंगे। नीचे फिर वही बिल्ली का पंजा। विक्रम को अब यकीन हो गया था कि अगली चोरी यहीं होगी, और वो सिर्फ चोरी नहीं, पूरी व्यवस्था को उजागर करने का मंच बनेगी। उसने तय किया कि वो बिल्ला को अपनी ही बनाई नकली गोल्ड डील के जाल में फंसाएगा। एक नकली घोटाले की फाइल तैयार की गई, जिसमें बड़े नेताओं, अफसरों और पुलिस वालों के नाम थे, जानबूझकर लीक होने के लिए। उसे एक ऐसे लैपटॉप में रखा गया जो सम्मेलन के वीआईपी जोन में एक सादे बैग में रखा गया था, और वो बैग बिल्ला तक पहुंचने देने की योजना थी। मगर यह इतना आसान नहीं था, क्योंकि इस बार बिल्ला ने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सम्मेलन के दिन जैसे ही उद्घाटन भाषण शुरू हुआ, भीड़ में एक साधारण कैमरामैन सबके बीच में घूम रहा था। उसके पास कैमरा था, आईडी कार्ड था और हर जोन में घुसने की परमिशन थी। मगर हकीकत में वो कोई कैमरामैन नहीं, वही था बिल्ला, जिसने इस बार सिर्फ चेहरा नहीं, पूरी पहचान बदल दी थी। उसने आवाज में एक हल्का बंगाली लहजा डाला था और चलते फिरते सभी नेताओं के लाइव फुटेज ले रहा था। असल में वो कैमरा नहीं, एक अल्ट्रा फ्रीक्वेंसी सिग्नल स्कैनर था, जो पास के डिजिटल उपकरणों से डेटा खींच सकता था। उसने पास से गुजरते हुए ही वो लैपटॉप स्कैन कर लिया, उसकी हार्ड ड्राइव की छाया अपने सिस्टम में ले ली और वहीं से गायब हो गया, बिना किसी को छुए, बिना कोई अलार्म बजाए। जब विक्रम को ये पता चला, तो उसे अपने ही खेल में हारने जैसा महसूस हुआ। लेकिन बिल्ला ने एक बार फिर वही किया, फाइल चुराई और अगली सुबह शहर के हर दीवार पर चस्पा करवा दी, नेताओं और अफसरों के नामों के साथ एक वाक्य, जिन्होंने वर्दी और कुर्सी को ढाल बना रखा था, अब जनता को उनके चेहरे दिखाए जा चुके हैं। अब यह सिर्फ पुलिस बनाम चोर की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये नकाब बनाम जमीर की जंग थी। लेकिन यहीं कहानी खत्म नहीं हुई। विक्रम को अब यह भी समझ में आ गया था कि बिल्ला सिर्फ एक आदमी नहीं, कई नकाबों की परछाई है। शायद उसके कई चेहरे हैं, कई आवाजें हैं, और हो सकता है उसके जैसा कोई और भी उठ रहा हो इस सड़ते हुए सिस्टम में। क्योंकि जिस दिन बिल्ला ने अंतिम नकाब गिराया, उस दिन विक्रम के टेबल पर एक चिट्ठी पड़ी थी। नकाब तो सबके होते हैं साहब, बस कुछ लोग उसे पहनकर न्याय करते हैं। शहर के लोगों को उम्मीद थी कि अब शायद बिल्ला की रफ्तार पर लगाम लगेगी, क्योंकि पुलिस ने एक नया कदम उठाया था, शहर के सबसे तेज और तगड़े कोतवाल राजेंद्र सिंह राणा की वापसी। राणा कोई आम पुलिस अफसर नहीं था, वो जमीन पर उतरकर काम करता था। उसकी पूछताछ से बड़े बड़े गैंगस्टर कांपते थे, और उसकी सोच मशीन से भी तेज चलती थी। उसे बुलाया गया एक ही मकसद से, बिल्ला को पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। राणा ने आते ही सबसे पहला आदेश दिया, जाल में चूहे नहीं, दाना डालो ऐसा जो बिल में बैठे भूत को भी खींच लाए। उसने सभी पुराने केस खंगाले, हर वो चोर, हर वो जालसाज पकड़ा गया जिससे बिल्ला के बारे में एक कतरा जानकारी भी मिल सकती थी। लेकिन बिल्ला ऐसा नाम था जो किसी की जुबान पर नहीं चढ़ता, बस दीवारों और फाइलों के पीछे से आवाज करता। तभी एक रात राणा के ऑफिस में एक अजीब सा लिफाफा पहुंचा, बिना पते का। उसमें एक चेस बोर्ड था और उसमें सारी गोटियां गायब थीं। बस एक घोड़ा था और एक राजा। साथ में एक लाइन लिखी थी, शतरंज अब चाल से नहीं, छाया से खेला जाएगा। राणा समझ गया कि यह बिल्ला की सीधी चुनौती थी। उसने उस चेस बोर्ड को ध्यान से देखा। घोड़े की गोट पर एक अजीब सा पिन कोड लिखा था, 7421। ये कोई आम कोड नहीं था। राणा ने उस कोड को हर जगह ट्राई किया, पुलिस डाटाबेस, शहर के पुराने केस, जमीन के रजिस्ट्रेशन नंबर, कुछ नहीं मिला। पर फिर उसे याद आया कि ये पिन कोड एक पुरानी सुनसान कोठी का है, कोहरा हवेली, जो अब वीरान थी। और एक समय बिल्ला के पिछले शिकार शिवचरण बंसल की गुप्त संपत्ति हुआ करती थी। राणा उसी रात उस हवेली पहुंचा, अपने साथ सिर्फ एक बंदूक और एक टॉर्च लेकर। हवेली पूरी तरह से खामोश थी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, पूरी हवेली में एक तेज तेज धुंध भर गई। सामने की दीवार पर लाल रोशनी से लिखा था, कोतवाल जी, कोहरा देख सकते हैं, मगर उसमें छुपा सच नहीं।
अंदर हर कमरे में कुछ संकेत थे। किताबें जो हवा में उलटी पड़ी थीं, एक पुराना कैमरा जिसमें से हर बार एक धुंधली फोटो निकलती थी, एक ही चेहरा पर हर बार अलग रूप में। कोई साधु, कोई पोस्टमैन, कोई पंडित, कोई चाय वाला, और अंत में एक पुलिस अफसर। राणा सहम गया। उसने आखिरी फोटो ध्यान से देखी और चौंक गया। वह चेहरा उसका अपना था। उसने तुरंत कैमरे को खोला और देखा, अंदर एक छोटी सी चिप थी और एक पर्ची। जब चोर पुलिस की वर्दी पहन ले, तब पकड़ने वाला खुद को कैसे पकड़ता है। अब राणा के लिए यह सिर्फ एक मिशन नहीं, व्यक्तिगत लड़ाई बन चुकी थी। उसने तय किया कि अब वो अकेले ही बिल्ला को खोजेगा, बिना शोर, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना बैकअप। दिमागी जंग शुरू हो चुकी थी। इधर बिल्ला भी जान चुका था कि राणा अब मैदान में है, तो उसने चाल और पेचीदा बना दी। अगली चोरी उसने की पुलिस हेडक्वार्टर के सामने वाले राजकीय बैंक में, जहां वीआईपी लॉकर थे। और वो लॉकर एक नहीं, कई देश के बड़े नेताओं और अफसरों के थे। राणा पहले से ही वहां था। उसने पूरा इलाका सील कर दिया था। लेकिन अगली सुबह जब ताले टूटे, तो लॉकर खाली थे। कोई दरवाजा टूटा नहीं, कोई छत टूटी नहीं। बस एक बात बदली थी। बैंक के लॉबी की छत से लटक रहा था एक बैनर, तिजोरी नहीं तोड़ी, सिर्फ खोली है, जैसे तुमने अपनी वर्दी बेच दी। राणा अब भड़क उठा, लेकिन घबराया नहीं। उसने चुपचाप सीटीवी की फुटेज देखनी शुरू की, और वहां उसने एक चेहरा पहचाना। एक झाड़ू लगाने वाला जो 3 दिन पहले ही वहां काम पर रखा गया था। उसका चाल ढाल, झुककर चलना और सफाई करते हुए नजरें जमीन पर गड़ाए रखना कुछ ज्यादा ही नाटकीय था। राणा ने उसकी पूरी प्रोफाइल खंगाली, पर नाम नकली, आधार नकली, पता झूठा। फिर उसने बैंक की लॉबी में लगे कांच पर उंगलियों के निशान उठवाए, और पता चला उसने दस्ताने पहने थे, लेकिन एक शीशे पर हल्का सा निशान छूट गया था। जब उसे लैब में स्कैन किया गया, तो उसमें क्लोरोफॉर्म रेजिड्यू मिला, जिसका मतलब था कि उस दिन वहां मौजूद गार्ड को शायद बेहोश किया गया था, लेकिन इतनी सफाई से कि उसे खुद होश नहीं रहा। राणा ने अब वो नकाब हटा दिया जो सिस्टम ने पहन रखा था। उसने तय किया कि अब वो बिल्ला से सिर्फ पुलिस बनकर नहीं, इंसान बनकर लड़ेगा। उसने अपनी टीम को हटा लिया और खुद उसी झाड़ू वाले के रूप में बैंक की सफाई करने लगा, हफ्तों तक। वो जानता था, अगर बिल्ला लौटेगा तो इसी जगह पर आएगा, और इस बार दोनों नकाब पहने हुए होंगे। और फिर एक दिन किसी ने राणा के पास आकर कहा, भैया, झाड़ू इधर कर देना जरा, मैं थोड़ा आगे साफ कर लूं। वो आवाज जानी पहचानी सी थी, एकदम सीधी, शांत, लेकिन शब्दों में छुपा एक अजीब आत्मविश्वास। राणा ने उसकी तरफ बिना देखे ही कहा, भाई तू साफ कर, मैं देखता हूं कौन गंदा है। वो आदमी मुस्कुराया और कहा, जब तक लोग देखेंगे तब तक मैं जा चुका होऊंगा। पर इस बार खेल बड़ा है कोतवाल साहब। अगला शिकार वर्दी नहीं, अदालत है। राणा ने पलटकर देखा, पर वो जा चुका था। फिर देखा कि डस्टबिन में एक पुराना जज का बैज पड़ा था, और साथ में वो ही कार्ड, बिल्ली के पंजे वाला। अब लड़ाई सिर्फ कानून और चोरी की नहीं रही। ये फैसला था कि कौन कितना देख सकता है, और कौन कोहरे के पार भी सोच सकता है। राज्य के सबसे बड़े प्रतीक, राजमोहर, वह अंगूठी जो सिर्फ सम्राट की मुहर के साथ दस्तावेजों को वैध बनाती थी, को लेकर पूरे राज्य में गुप्त हलचल थी। वर्षों से वह अंगूठी एक बंद कमरे में सुरक्षित रखी जाती थी, जिसे खोलने के लिए 3 कुंजियों की जरूरत होती थी। एक राजा के पास, दूसरी प्रधानमंत्री के पास, और तीसरी केवल महल के पुरोहित के पास। लेकिन जब उस अंगूठी पर बिल्ला की नजर पड़ी, तो खेल शुरू हो गया। ये कोई आम चोरी नहीं थी। ये एक ऐसा दांव था जिसमें इतिहास, सत्ता और पूरे राज्य की गरिमा दांव पर थी। अंगूठी चुराना एक बात थी, पर बिना कोई सुराग छोड़े चुराना, और फिर उसकी जगह एक और नकली कहानी खड़ी कर देना, ये सिर्फ वही कर सकता था जिसे लोग अब चोर नहीं, बुद्धिमान चोर कहने लगे थे। बिल्ला जानता था कि अगर वो इस राजमोहर तक पहुंचना चाहता है, तो उसे 3 कुंजियों तक पहुंचना होगा। लेकिन कुंजियां सुरक्षित नहीं, जीवित निगरानी में थीं। तो उसने सबसे पहले हमला किया धोखे से, न किसी हथियार से, न किसी मास्क से, बल्कि एक कहानी से। उसने राजधानी में एक नया नाटक शुरू करवाया, सम्राट की छाया, जो खुले में खेला जा रहा था।
और उसमें दिखाया जा रहा था कि कैसे एक पुराना राजा अपनी ही सत्ता से घिरकर मर गया था। धीरे धीरे उस नाटक में ऐसे संवाद डाले गए जो असल राज परिवार की कमजोरियों की ओर इशारा करते थे, जैसे कोई उन्हें अंदर से जानता हो। राजा और उसका दरबार परेशान हो गए, पर नाटक चलता रहा। इसी नाटक में बिल्ला ने अपना पहला मोहरा भेजा। विशाल, एक अभिनेता जो नाटक में राजा का रोल करता था, इतना शानदार अभिनय करता कि असली राजा की नकल में कोई फर्क समझ ही नहीं आता था। बिल्ला ने विशाल को सिखाया कि वो एक दिन दरबार में राजा बनकर पहुंचे, राजमहल के पुराने दावत आयोजन के दिन, जहां बहुत सारे मेहमान होते हैं और चहल पहल के बीच सुरक्षा थोड़ी ढीली होती है। उधर बिल्ला ने पुरोहित के लिए एक और चाल रची। उसने खुद को केदारनाथ शास्त्री नाम से एक नए वैदिक गुरु के रूप में प्रचारित किया और पुरोहित के पास पहुंचा एक दुर्लभ शास्त्र बताने, जिसमें कहा गया कि किसी भी धर्म की रक्षा के लिए राजमोहर को विशेष पूजा में एक बार साल में स्नान करवाना होता है। पुरोहित मान गया। तीसरी चाल प्रधानमंत्री तक पहुंचना थी। उसके लिए बिल्ला ने एक राष्ट्रीय गौरव योजना की फर्जी फाइल तैयार की और एक नकली जांच एजेंसी बनाकर मंत्री के पास पहुंचाया गया संदेश, जिसमें कहा गया कि राजमोहर को सार्वजनिक रूप से एक बार राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए बाहर लाना होगा। तीनों लोग अब भ्रम में थे, पर किसी को एक दूसरे के निर्णयों की भनक नहीं थी। और फिर आई वो रात। राजमहल में विशेष सत्संग, नाटक और राजकीय भोज का आयोजन एक साथ हुआ। भीड़ थी, सजावट थी और भीतर छिपी हुई हरकतें भी। राजा मंच पर थे, लेकिन बिल्ला के भेजे विशाल ने पीछे के एक गुप्त रास्ते से हूबहू राजा के वेश में अंदर प्रवेश किया। वहां वह सुरक्षा दस्ते के सामने पहुंचा, जिनकी ड्यूटी थी तीनों चाबियां लेकर मोहर कक्ष तक जाना। उन्हें क्या पता था कि राजा नकली है। राजा विशाल के आदेश पर उन्होंने पुरोहित और प्रधानमंत्री को बुलाया। बिल्ला पहले ही पुरोहित के साथ पूजा का बहाना लेकर मोहर को छूने की अनुमति ले चुका था। जब तीनों चाबियां एकत्र हुईं, तो कमरे में दरवाजा खुला और पहली बार राजमोहर को एक बाहरी व्यक्ति ने छुआ। और वो बाहरी था, बिल्ला। वो हंस नहीं रहा था, भागा नहीं, बस अपनी भूमिका निभा रहा था, जैसे कोई कलाकार जिसे अपने अभिनय पर पूरा भरोसा हो। उसने राजमोहर को उठाया, उसकी हूबहू नकल अपने साथ लाई सोने की अंगूठी से बदल दिया, इतना बारीकी से घड़ी नकल कि किसी को पता ही न चले। फिर कमरे में एक क्षण के लिए प्रकाश चला गया, बस एक सेकंड। जब लाइट वापस आई तो बिल्ला वहां नहीं था। सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। राजा का रूप, पुरोहित का विश्वास और प्रधानमंत्री की योजना पूरी हो चुकी थी। लेकिन अगले दिन जब असली राजा को पता चला कि वो नाटक वाले विशाल महल में घुस आया था, तो पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। और जब राजमोहर को गहन जांच में खोला गया, तब वह असली नहीं, एक असाधारण नकल निकली। महल में हंगामा मच गया। किसी को नहीं पता चला कि असली मोहर कहाँ गई। बस मोहर के केस में एक छोटा सा पर्चा था। धोखे के राजा और अंधे वफादार। सत्ता की मुहर अब उनके पास है जिनके पास सिर्फ साहस है। राजा गुस्से से कांप उठा, पर अब देर हो चुकी थी। बिल्ला फिर से हवा हो चुका था, लेकिन इस बार वह सिर्फ चोर नहीं, राजाओं का खिलाड़ी बन चुका था। राजमोहर की चोरी के बाद पूरे देश में उथल-पुथल मच गई थी। सत्ताधारी डगमगा चुके थे, पुलिस महकमा अपमानित महसूस कर रहा था और जनता के बीच बिल्ला अब चोर नहीं, जननायक बन चुका था। लेकिन ये बढ़ती लोकप्रियता सरकार को कांटे की तरह चुभ रही थी। इसलिए इस बार एक नहीं, बल्कि 7 राज्यों की संयुक्त गुप्तचर टीम बनाई गई, जिसका एक ही लक्ष्य था, बिल्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। हर मेट्रो स्टेशन, हर हाईवे, हर टोल नाके पर तलाशी अभियान चल पड़ा। लेकिन बिल्ला जैसे गायब ही हो गया था। कोई उसका सुराग न मिला, न कोई आहट। मीडिया ने उसे भूत कहना शुरू कर दिया। लेकिन तभी एक खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। बिल्ला पकड़ में आ गया था, वो भी एकदम खुले में, एक पुराने रेलवे स्टेशन के बाहर बैठा, चाय पीते हुए। कोई भागा नहीं, कोई बदला रूप नहीं, कोई मास्क नहीं। जब पुलिस पहुंची तो उसने मुस्कुराते हुए दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोला, चलो, काफी दौड़ लगा ली, अब थोड़ा आराम कर लें।
विक्रम राठौड़ को यकीन नहीं हो रहा था। उसने बिल्ला को सामने देखा, वही चेहरा जो शहर की दीवारों पर एक रहस्य बनकर चिपका था, अब बिना विरोध के हथकड़ी पहने खड़ा था। पूरे देश में जैसे एक गूंज उठी, बिल्ला गिरफ्तार। बिल्ला को एक हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया, जहां 24 घंटे कैमरे, साउंड रिकॉर्डिंग और 3 सुरक्षा रिंग्स मौजूद थीं। उससे पूछताछ शुरू हुई। कोतवाल राणा, विक्रम राठौड़ और केंद्रीय गुप्तचर एजेंसी के अफसर सबने एक एक सवाल दागा, लेकिन बिल्ला ने कुछ नहीं बताया, बस एक वाक्य दोहराता रहा, मैंने कुछ चुराया नहीं, बस दिखाया कि असल में क्या चोरी हो चुका है। पूछताछ थकाने लगी। कोर्ट में तारीख तय हुई और बिल्ला को ट्रायल के लिए तैयार किया गया। अब सबको लगने लगा था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन असल में तो कहानी की असली शुरुआत अब होनी थी। जिस दिन बिल्ला को कोर्ट में पेश किया गया, वहां भीड़ ऐसी थी जैसे कोई रॉक स्टार आया हो। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर रखी थी, पर कोर्ट के अंदर जब सुनवाई शुरू हुई, तभी कुछ अजीब हुआ। बिल्ला के वकील ने अदालत में एक याचिका दी, जिसमें लिखा था कि बिल्ला के पास देश की सबसे बड़ी घोटालों से जुड़ी जानकारी है, और अगर उसे सही मंच दिया जाए तो वह उन सभी चेहरों के नाम उजागर करेगा जो अब तक कानून से बचते रहे हैं। जज स्तब्ध रह गए। पूरे देश का ध्यान एकदम से केस से हटकर उस वादे पर चला गया, बिल्ला की लीक लिस्ट। सरकार में हड़कंप मच गया। अगर वाकई बिल्ला के पास नाम थे, तो वो नाम उन्हें ही उधेड़ सकते थे, जिनके पास आज ताकत थी। अगले ही दिन रात को बिल्ला को गुप्त जेल में ट्रांसफर करने का आदेश आया। मीडिया को बताया गया कि सुरक्षा कारणों से यह कदम उठाया जा रहा है, लेकिन असलियत कुछ और थी। उस ट्रांसफर के दौरान जो गाड़ी बिल्ला को लेकर जा रही थी, वो अचानक एक सुनसान टनल में धीमी हुई। सामने बैरिकेड्स थे, नकली बैरिकेड्स, और ठीक उसी क्षण सामने से एक एम्बुलेंस आई, जिसके पीछे लिखा था लाइव डोनर ट्रांसफर इमरजेंसी। गाड़ी रुक गई। पल भर में गार्ड्स को बेहोश कर दिया गया। किसी ने नहीं देखा कि कैसे, और जब होश आया तो गाड़ी खाली थी। बिल्ला फिर से गायब था। ये कोई बच निकलने की कोशिश नहीं थी, ये पहले से तय था। बिल्ला जानता था कि उसकी गिरफ्तारी एक खबर बनेगी, और जब सबका ध्यान उस पर होगा, तभी असली चाल चली जा सकती है। अगली सुबह जब लोग अखबार पढ़ने बैठे, तो हर अखबार के पहले पन्ने पर एक जीआर कोड छपा था, और नीचे सिर्फ एक पंक्ति, अब मैं नहीं, सच्चाई बोलेगी। जो लोग उस जीआर कोड को स्कैन करते, उन्हें एक गुप्त वेबसाइट पर भेजा जाता, जहां सैकड़ों नाम, दस्तावेज, लेन देन की रिकॉर्डिंग और नेताओं अफसरों की बातचीत के ऑडियो मौजूद थे। हर वो घोटाला जो दबा दिया गया था, अब सबके सामने था। ये सिर्फ चोरी नहीं थी, ये एक क्रांति थी। अब सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, पुलिस मौन थी, और जनता सड़कों पर थी, सवाल पूछने, जवाब मांगने और सिस्टम से हिसाब लेने। विक्रम राठौड़, जो कभी बिल्ला को पकड़ने के लिए निकला था, अब अपने दफ्तर की खिड़की से उस भीड़ को देख रहा था और सोच रहा था, क्या मैंने वाकई किसी चोर को पकड़ा था, या वो इंसान था जो हमें हमारे असली चोरों से बचाने आया था। और उस खिड़की पर एक बार फिर उड़ता हुआ एक कार्ड आ गिरा, बिल्ली का पंजा, और नीचे लिखा था, पकड़ा गया था हाँ, पर वो मेरी पहली जीत थी, तुम्हारी हार की शुरुआत। राज्य में तूफान मच चुका था। बिल्ला अब कोई रहस्यमयी चोर नहीं, बल्कि क्रांति की चिंगारी बन चुका था। उसकी लीक की गई जानकारी से कई मंत्री बर्खास्त हो चुके थे, बड़े उद्योगपतियों पर केस चल रहा था, और कई अफसर भूमिगत हो गए थे। मगर बिल्ला अब भी नदारद था, ना कोई कैमरे में, ना किसी मुखबिर की जुबान पर। वह हवा में घुला हुआ एक ऐसा नाम बन चुका था, जो हर सिस्टम को डरा रहा था और हर आम आदमी को सोचने पर मजबूर कर रहा था। उधर कोतवाल राणा और विक्रम राठौड़ अब भी उसकी तलाश में थे, पर इस बार उनका मकसद बदला हुआ था। वे उसे सिर्फ पकड़ना नहीं चाहते थे, वे समझना चाहते थे कि आखिर बिल्ला की अगली चाल क्या होगी। क्योंकि जितना बिल्ला ने खोला था, उतना ही बड़ा सवाल अब सामने था, क्या वह आखिरी बार चुराने आएगा। इसी बीच राजधानी में एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होने वाला था, विश्व नीति मंच, जिसमें दुनिया भर के नेताओं, वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों को एकत्र किया जाना था। सुरक्षा अभूतपूर्व थी।
लेकिन इसी आयोजन के पहले दिन सुबह सुबह आयोजन समिति को एक छोटा सा बॉक्स मिला, बिना नाम, बिना सील के। उसे खोला गया। अंदर बस एक रेशमी कपड़े में लिपटी अंगूठी थी, वही असली राजमोहर, और साथ में एक चिट्ठी। अब यह चीज वहां है जहां इसे होना चाहिए, जनता की नजरों के सामने। मुझे बस यह साबित करना था कि जिन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, उनसे मूल्यवान चीजें सुरक्षित नहीं रह सकती। मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, शायद एक नई शुरुआत। पूरे देश में भूचाल सा आ गया। जिसने सबसे बड़ी चोरी की थी, अब वही सब कुछ लौटा कर चला गया। क्या यह सच था, या सिर्फ एक और खेल? विक्रम ने उस अंगूठी की जांच करवाई। वह असली थी, और यह भी तय था कि बिल्ला ने उसे स्वेच्छा से लौटाया है, बिना किसी सौदे, बिना किसी डील के। फिर एक शाम विक्रम को एक और चिट्ठी मिली, सीधी, शांत पर गूढ़। इस देश को चोरों से नहीं, सोए हुए ईमान से खतरा है। मैं चुप हो सकता हूं, पर अगर जरूरत पड़ी तो फिर लौटूंगा। मगर तब मैं बिल्ला नहीं रहूंगा। मैं वो बनूंगा जो लोग डर के मारे बनना भूल चुके हैं, एक जागा हुआ नागरिक। राणा और विक्रम ने उस चिट्ठी को पढ़कर एक दूसरे की ओर देखा, और समझ गए कि अब उनका पीछा नहीं, उनकी प्रेरणा बदल चुकी थी। दिन बीतते गए। बिल्ला का नाम अब अखबारों से हटने लगा। शहर की दीवारों से उसके पोस्टर मिटने लगे। वह जैसे अपनी कहानी खुद खत्म कर चुका था। मगर फिर 1 साल बाद एक नई खबर आई। एक छोटे गांव के स्कूल में एक अनाम शिक्षक बच्चों को तकनीक और नैतिकता के पाठ पढ़ा रहा था। किसी ने उसका नाम पूछा तो वो मुस्कुराया और बोला, नाम में क्या रखा है? कभी कभी पहचान वही होती है जो तुम बदलना चाहते हो। किसी ने तस्वीर खींचने की कोशिश की, लेकिन कैमरा ब्लर हो गया। बस इतना साफ था, उसकी कलाई पर अब भी वो हल्का सा बिल्ली का पंजा गुदा हुआ था, फेडेड, लेकिन अब भी जिंदा। कई लोगों ने कहा ये बिल्ला ही था। कई ने हंसकर कहा, अबे छोड़, बिल्ला हवा था। पर जो लोग सच से आंखें नहीं चुराते, उन्होंने महसूस किया, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं, जैसे चोर या एक नया अध्याय। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल पावर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।